तो हेलो भाई लोग, आप सबका वेलकम है एब्सोल्यूट बैटमैन के पार्ट 2 में। जब लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब एल्फ्रेड बैटमैन का पीछा करते करते उसके हिडन बेस तक आ पहुंचता है तो ये देख बैटमैन सीधा उस पर अटैक कर देता है एंड एल्फ्रेड के डाउन होते वो तुरंत उसी की चुराई हुई बाइक को लेकर बिल्डिंग से जंप कर देता है। अब आगे तो बैटमैन एंड एल्फ्रेड की उस छोटी सी रूफ वाली मीटिंग को ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बीत चुके हैं एंड इन पिछले 2 हफ्तों में उन दोनों ने काफी सारी चीजों का सामना किया है। जहाँ सबसे पहले बैटमैन ने जब से पार्टी एनिमल गैंग के मेंबर्स को पीटा है तभी से वो बदला लेने के लिए बार बार उस पर अटैक करने लगे हैं, वो भी काफी बड़ी तादाद में। लेकिन बैटमैन हर बार उन्हें आउटस्मार्ट करके हरा देता है। देन इसी दौरान उन्हें किसी तरह बैटमैन के हिडन बेस की लोकेशन भी पता चल जाती है तो तुरंत उसे मारने के लिए अपने बंदे लेकर वहां पहुंच जाते हैं। बट टर्न्स आउट कि बैटमैन को इस अटैक के बारे में पहले से ही पता चल गया था एंड इसीलिए जैसे ही वो सभी बिल्डिंग में एंटर करते हैं तभी बैटमैन वो पूरी बिल्डिंग ही ब्लास्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एल्फ्रेड ने भी हार नहीं मानी है। वो पिछले 2 हफ्तों से बैटमैन को ट्रैक कर रहा है, जहां वो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस और उसके अलग अलग बेस का पता लगा रहा है। नाउ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि टाउन हॉल वाले अटैक के बाद मेयर जिम गॉर्डन हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां उसकी बेटी बारबरा एंड कमिश्नर बुलॉक दोनों उससे मिलने आए हुए हैं। लेकिन उसका हालचाल पूछने की बजाय वो आपस में ही लड़ रहे हैं। जब कमिश्नर बुलॉक के अकॉर्डिंग बैटमैन भी पार्टी एनिमल गैंग के साथ मिला हुआ है एंड इसीलिए पहले उसे पकड़ना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ बारबरा के अकॉर्डिंग बैटमैन गोथम के लिए खतरा नहीं है, इसलिए पहले उन्हें पार्टी एनिमल गैंग के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पर कमिश्नर बुलॉक उसकी एक भी नहीं सुनता है एंड अपनी बात पर अड़ा रहता है। तभी ब्रूस की माँ मार्था वेन वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखते ही बारबरा तुरंत भागकर उनके गले लग जाती है एंड मार्था भी उसे अपने गले लगाकर उसका हालचाल पूछने लगती है। तभी कमिश्नर बुलॉक को एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है, जिसके कारण उसे एंड बारबरा को ड्यूटी पर वापस जाना पड़ता है। देन उनके जाते ही मार्था एंड जिम मेयर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जब मेयर जिम पूछता है ब्रूस कैसा है, जिसपे मार्था थोड़ा सैड होते हुए कहती है ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, जिस दिन उसके पिता मरे थे उस दिन तक वो मेरा एक प्यारा सा बच्चा था जो कि मुझे अपनी छोटी से छोटी बात बताता था, लेकिन अब तो मैं बेरली उसके बारे में जानती हूँ। वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अपने पिता को खोने के बाद ब्रूस अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ अपने मेडल को देख रहा है। तभी मार्था उसके कमरे में आकर कहती है ब्रूस तुम्हारे दोस्त दरवाजे पर हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनते ही ब्रूस बोलता है उन्हें वापस जाने के लिए कह दो, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। तभी मार्था थोड़ा प्यार से कहती है क्यों ना तुम एक बार बस उन्हें हेलो बोल दो, उन्हें अच्छा लगेगा। जिसपे ब्रूस चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। जहाँ उसके ऐसा कहते ही मार्था वहाँ से चली जाती है और ब्रूस रोते रोते अपने मेडल को विंडो से बाहर फेंक देता है और वापस बेड पर आकर फिर से रोने लगता है। तभी विंडो की तरफ से एक आवाज आती है क्या तुम्हारा कुछ खो गया है। एंड ये आवाज सुनते ही जैसे ही वो विंडो की तरफ देखता है तो सेलिना उसका मेडल पहने हुए वहाँ बैठी होती है। नाउ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ब्रूस एंड उसके बाकी सारे दोस्त सब मिलकर पोकर खेल रहे हैं। जहाँ करंटली ब्रूस के फ्रेंड सर्कल में टोटल 5 लोग हैं। फर्स्ट जिम ओनर वेलोन, जिसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। देन सेकंड ओसवाल्ड एके द पेंगुइन, थर्ड हार्वी डेंट एके टू फेस, फोर्थ एडवर्ड एके द रिडलर एंड फाइनली सिक्स्थ सेलिना कायल एके कैट वुमन, जो कि फिलहाल अभी या उनके साथ प्रेजेंट नहीं है। तो ब्रूस एंड उसके 5 दोस्त गोथम में एक साथ बड़े हुए हैं एंड इसीलिए वो बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो करंटली यहाँ वो सब मिलकर पोकर खेल रहे हैं और खेलते खेलते ही एक दूसरे पर जोक्स क्रैक कर रहे हैं, अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं एंड ऑल्सो पार्टी एनिमल गैंग के बारे में भी बातें कर रहे हैं। तभी जैसे ही ब्रूस के बेट लगाने की बारी आती है तो टेबल पर पैसों की बजाय पार्टी एनिमल गैंग के एक मेंबर का मास्क वहाँ रख देता है, जिसे देखते ही वो सब तुरंत उसे वहाँ से हटाने के लिए कहते हैं। लेकिन एडवर्ड एके द रिडलर उसे देखते ही काफी एक्साइटेड हो जाता है और उस पर रिसर्च करने के लिए ब्रूस से परमिशन मांगता है। जब ब्रूस भी उसे मास्क घर ले जाने के लिए दे देता है, जिसके बाद वो लोग नॉर्मली अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। देन उसी रात बैटमैन को हिल, जो कि गोथम का एक जाना माना आदमी है, उसके रिलेटेड कुछ खबर मिलती है कि वो इलीगली पैसों की हेराफेरी कर रहा है। तो ये पता चलते ही बैटमैन तुरंत हिल के ऑफिस में घुस जाता है एंड उसके मेन कंप्यूटर को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो फाइलों में और अंदर की तरफ जाता है तो उसे दी AR के नाम की एक सस्पिशियस फाइल देखने को मिलती है। पर जैसे ही वो उसे ओपन करने वाला होता है तभी उसके सामने लगी स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाती है। जब कॉल पे पार्टी एनिमल गैंग का लीडर रोमन कहता है हेलो बैटमैन, आखिरकार हम मिल ही गए। तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हारे काम का काफी बड़ा फैन हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। क्यों ना हम एक डील कर ले, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो कि तुम्हें चाहिए और बदले में बस तुम्हें कुछ दिन के लिए अपनी दुकान बंद करनी होगी। तो क्या कहते हो? एंड हाँ, बाय द वे, मेरे आदमियों ने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है और हमने गोथम पुलिस को भी तुम्हारी टिप दे दी है। अगर जिंदा बचे तो डील के लिए फोन जरूर करना। एंड ऐसा कहते ही वो कॉल कट कर देता है और तभी पार्टी एनिमल गैंग वाले भी मिसाइल से बिल्डिंग पर अटैक करने लगते हैं। ये देख बैटमैन तुरंत लिफ्ट की तरफ भागता है और उसके थ्रू स्लाइड करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। देन एक मेटल डोर ओपन करके जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो देखता है कि एल्फ्रेड पहले से वहाँ बैठा हुआ है, जो कि उसे देखते ही बोलता है एक बार मेरी बात सुनो, जिसपे बैटमैन तुरंत मना कर देता है। पर एल्फ्रेड फिर भी बोलता है देखो बच्चे, मानता हूँ तुम एक काफी बढ़िया डिटेक्टिव हो, लेकिन ये पार्टी एनिमल गैंग वाले जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, मुझे बस समझाने का एक मौका दो। जब बैटमैन उसे अपनी बात रखने के लिए पूरे
30 सेकंड देता है। एंड ये सुनते ही एलिफेंट जल्दी से बोलता है, ओ बढ़िया, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है? जिसपे बैटमैन पूरे स्वैग से कहता है, तुम उसी में खड़े हो। और ऐसा कहते ही वो अपने बैट ट्रक को स्टार्ट करता है एंड फुल स्पीड से दीवार तोड़ते हुए वहां से निकलने लगता है। ये देख एलिफेंट चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द फक, क्या इसी दिन के लिए मैं 40 साल तक सबसे छुपता रहा ताकि एक दिन किसी बड़े से ट्रक में पूरे शहर के बीचों बीच तबाही मचाते हुए चलूं? और वैसे भी हम सीधे क्यों जा रहे हैं? ऐसे तो वो हमें जल्दी ओवरटेक कर लेंगे। तभी बैटमैन कहता है, फिर तो अच्छा होगा तुम जल्दी बोलो, तुम्हारे 30 सेकंड्स अभी से शुरू होते हैं। जब बैटमैन के ऐसा कहते ही एलिफेंट बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी पार्टी एनिमल गैंग वाले उन्हें चेज करते करते फायर करने लगते हैं। ये देख एलिफेंट भी रिस्पॉन्स में अपनी गन से उन पर फायर करने लगता है और फायर करते हुए कहता है, मेरे फील्ड में ब्लैक मास्क नाम के एक आदमी को लेकर काफी रूमर्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के लिए काम करता है। तो मेरी थ्योरी ये है कि रोमन सायोनिस ही ब्लैक मास्क है। जब एलिफेंट बैटमैन को ये बता ही रहा होता है कि तभी पार्टी एनिमल गैंग वाले उन पर मिसाइल से अटैक करने लगते हैं, जिन्हें इजिली डॉज करते हुए बैटमैन कहता है 25 सेकंड से। तभी बाइकर्स उनके और पास आने लगते हैं एंड ये देख एलिफेंट उन पर फायर करते हुए बोलता है, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर हमने इस ट्रक को नहीं छोड़ा तो हम 5 सेकंड भी और नहीं टिकेंगे, जल्दी कुछ करो। जब एलिफेंट के ऐसा कहते ही बैटमैन स्माइल करते हुए कुछ बटन प्रेस करता है एंड जल्दी वो बड़ा सा ट्रक एक बैटमोबाइल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि बैटमैन फुल स्पीड में भगाते हुए कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड्स बची हैं, जो भी कहना है जल्दी कहो। तभी एलिफेंट फायरिंग से बचते हुए बैटमोबाइल के अंदर आ जाता है और आते ही उसमें लगी मशीन गन से कंटिन्यूअसली बाइकर्स पर फायर करने लगता है और फायर करते करते बोलता है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर रोमन ही ब्लैक मास्क है तो फिर उससे लड़ना काफी डेंजरस होगा, उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तभी बैटमैन कहता है 10 सेकंड्स, जिसपे एलिफेंट मशीन गन से सभी बाइकर्स को उड़ाते हुए बोलता है, उसने तुम्हें एक डील ऑफर की थी ना, वहाँ पीछे बिल्डिंग में मैंने सब सुना था, इसका मतलब वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, तो क्यों ना तुम उसे मिलो और उसकी डील को एक्सेप्ट कर लो, जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली गोथम पर अपने अटैक्स कम कर देगा। ये सुनते ही बैटमैन थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जिसके रिस्पॉन्स में एल्फ्रेड बोलता है, इसी में सबका फायदा है, तुम उसकी डील को एक्सेप्ट करो एंड उससे पैसे लेकर बैटमैन को और भी पावरफुल बनाओ। वहीं जब वो डील के पैसे ट्रांसफर करेगा तो मेरे लोगों को उसके रिलेटेड सारे प्रूफ मिल जाएंगे। जरा एक समझदार आदमी की तरह सोचो। तो आपस में बातें करते करते एंड पार्टी एनिमल गैंग से बचते हुए वो पूरे शहर में घूम रहे होते हैं कि तभी गौतम पुलिस उन्हें रिवर के साइड में ब्लॉक कर लेती है, जब कमिश्नर बुलोक उन्हें माइक के थ्रू आराम से सरेंडर करने के लिए कहते हैं। ये देख एल्फ्रेड बोलता है, बच्चे मानो या ना मानो, लेकिन हमारी टीम उतनी भी बुरी नहीं है, अब जल्दी से बताओ यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारे पास क्या है। तभी बैटमैन उसे अपने सामने लगे लीवर को खींचने के लिए कहता है, जिसपे एल्फ्रेड बिना ज्यादा सोचे तुरंत लीवर को खींच देता है, पर टर्न्स आउट कि वो इमरजेंसी एग्जिट का फीचर था, जिससे एल्फ्रेड सीधा उड़ते हुए नदी में जा गिरता है। वहीं उसके बाहर निकलते ही बैटमैन बैटमोबाइल को रिवर में कूदा देता है और पानी से ड्राइव करते हुए सेफली अपने बेस पर वापस आ जाता है। वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब ब्रूस अकेला अपने रूम में रो रहा होता है, तभी सेलिना विंडो के थ्रू वह आ जाती है एंड आते ही उसे बाहर चलने के लिए कहती है, जिसपे ब्रूस भी उसके साथ बाहर आ जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को चेज करते हुए एंड गौतम की बिल्डिंग पर जंप करते करते फाइनली एक थिएटर में आके रुकते हैं, जहाँ सेलिना चेयर्स पर बैठने के बाद उसे सामने स्क्रीन की तरफ देखने के लिए कहती है, पर ब्रूस तुरंत वहाँ से उठकर जाने लगता है। ये देख सेलिना उसका हाथ पकड़ लेती है और प्यार से कहती है, ब्रूस तुम्हारे पास टैलेंट है, वो भी दूसरे बच्चों से बढ़कर, तो उसे ऐसे ही वेस्ट क्यों करना। माना कि बाहर की दुनिया काफी स्केरी एंड डेंजरस है, पर हमेशा के लिए तो तुम ऐसे ही डर के नहीं रह सकते, तुम्हें वो सब नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन ब्रूस उसकी एक भी नहीं सुनता है, वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से हार्वी, रिडलर एंड उसके बाकी दोस्त उस पर पॉपकॉर्न अटैक कर देते हैं एंड सब मिलकर जबरदस्ती ब्रूस को अपने बीच बिठाकर मूवी देखने और पॉपकॉर्न खाने लगते हैं। वहीं थिएटर के लास्ट रो में बैठी ब्रूस की मां मार्था ये सब देख रही होती है। नाउ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ब्रूस रिडलर से मिलने आया हुआ है, जहाँ आते ही वो उसे पार्टी एनिमल गैंग वाले मास्क के बारे में पूछता है, जिसपे रिडलर भी ब्रूस को उस मास्क के रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन बताता है, लाइक कि ये मास्क जो है वो पहनने वाले की आइडेंटिटी को इरेज करके उसे एक नई पहचान देता है, उन्हें उनके मिशंस बताता है और उसी के साथ वो पहनने वाले के लिए एक सीक्रेट वॉलेट भी क्रिएट करता है, एक हाईली प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ब्लैक कॉइन के साथ है। जहाँ ये सब सुनते ही ब्रूस रिडलर से उन्हें टेक डाउन कैसे किया जाए इसके बारे में पूछता है, जिसपे रिडलर कहता है, देखो ब्रूस ये कोई छोटा नेटवर्क नहीं है, तुम एक लोकल सर्वर को इजिली टेक डाउन कर सकते हो, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो नेटवर्क है वो मास्क के थ्रू पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसके हजारों मेंबर्स हैं, तो मेरी मानो तो इस चीज से जितना हो सके उतना दूर रहो। ये सुनते ही ब्रूस थोड़ा सोच में पड़ जाता है और रिडलर से कोई ना कोई रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिल एंड कमिश्नर बुलोक रोमन के प्राइवेट शिप पर आए हुए हैं, जब बेंजामिन जल्दी उन्हें रोमन के पास ले जाता है, जो कि करंटली ट्रेनिंग कर रहा है। तो वो हिल एंड कमिश्नर बुलोक को देखते ही उनका वेलकम करता है एंड फाइट करते करते उन्हें गौतम में
शांति कायम करने वाले अपने प्लान के बारे में बताता है। तो उसका पूरा प्लान सुनते ही कमिश्नर बुलॉक तुरंत मना करके वहाँ से जाने लगता है। तभी रोमन कहता है, देखो पार्टी एनिमल गैंग के मेंबर्स बढ़ते जा रही हैं एंड बैटमैन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में जल्दी गोथम में एक वॉर होना तो तय है, जिसे कि गोथम पुलिस कभी भी नहीं रोक सकती। पर अगर तुम मेरा साथ दो शांति कायम करने में, तो हम तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट को वो सब दे सकते हैं जो कि तुम्हें चाहिए। जहाँ थोड़ा सोचने के बाद बुलॉक भी उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है एंड ये सुनते ही रोमन उन्हें अंदर चलकर अच्छे से बात करने के लिए कहता है। नाउ अगले दिन हम देखते हैं कि जब सुबह सुबह मार्था काम पर जाने के लिए निकलती है, तो वो जैसे ही ब्रूस को ब्रेकफास्ट करते हुए देखती है तो थोड़ा शौक होते हुए कहती है, व्हाट्सअप हनी, आज कैसे आना हुआ? जिसपे ब्रूस ब्रेकफास्ट करते करते हुए कहता है, कुछ खास नहीं, मैं बस यहाँ पास में ही था तो सोचा क्यों ना आपसे मिल लूं। पर मार्था ब्रूस के दुखी चेहरे को देखते ही समझ जाती कि कुछ तो बात जरूर है एंड इसीलिए वो सीधा उसे साफ साफ बोलने के लिए कहती है। जिसपे ब्रूस थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप कुछ दिन के लिए घर पर ही रहो, बाहर सिटी में काफी तबाही मची हुई है, ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं है। तभी मार्था अपने चेस्ट पर मेयर जिम का इलेक्शन पिन लगाते हुए कहती है, बाहर तबाही मची हुई है इसलिए तो मैं बाहर जा रही हूँ, किसी ना किसी को तो कुछ करना ही होगा। मैं जिम के अंडर डेप्यूटी मेयर के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो मुझे जल्दी मीटिंग में जाना है। तुम खाना खाने के बाद अपनी प्लेट साफ करना मत भूलना। जब मार्था के ऐसा कहते ही ब्रूस थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड उसे इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहता है। पर मार्था उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसके फोरहेड पर किस करके अपनी प्रेस मीटिंग के लिए निकल जाती है। नाउ थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि अपना बैटमैन सूट पहने हुए ब्रूस गोथम जू में बैठा कॉल पर बात कर रहा है। जब रोमन कहता है, हाँ तुमने सही सुना, $200 मिलियन, वो भी सिर्फ एक हफ्ते तक दूर रहने के लिए। जरा एक बार सोचो, इतने पैसों से तुम बैटमैन को कहां से कहां ले जा सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो। ये सुनते ही ब्रूस बोलता है, इनफ, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। एंड इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। आई होप आपको एब्सोल्यूट बैटमैन का पार्ट 2 बढ़िया लगा होगा। अब आगे चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आर्सन वर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।